नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सीटेट पास करने की रणनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से सीटेट के परीक्षाओं में कह सकते प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जा सकता है। वैसे तो आपको परीक्षाओं में प्रश्नों का हल करने के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जो भी कह सकते सिद्धांत और नियम है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी आप संबंधित प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ ऐसे रणनीति के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमें परीक्षाओं में कह सकते प्रश्नों को हल करने के लिए काफी सुविधा प्रदान कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न निकल कर आते हैं और किस प्रकार से उसका हम उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट परीक्षा, ठीक है, सीटेट परीक्षा पास करने के ट्रिक्स, क्या ऐसे ट्रिक्स हैं, किस प्रकार का ऐसा यदि हम अनुपालन करें तो आसानी से समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत दो शब्द निकल कर आते हैं। एक नकारात्मक शब्द होता है, एक सकारात्मक शब्द होता है। ठीक है, किसी भी शब्द के कह सकते हैं अर्थ के अनुसार एक नकारात्मक अर्थ होता है, उसका एक सकारात्मक अर्थ होता है। परीक्षा भवन में एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन, मान लीजिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी या 1 2 3 4 भी ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ रहता है। यदि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, तो सही तो एक ही होगा, अर्थात कह सकते एक ही ऑप्शन जो है वह सही होगा, बाकी 3 जो होगा वह गलत होगा। तो क्या ऐसी हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हम आसानी से उस चीज को पकड़ सकें। यदि नियम सिद्धांत से पूछा है तब तो आपको जानना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, यदि मान लीजिए नियम और सिद्धांत से हटकर होते, एक तरह से व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने के लिए किस प्रकार से हमें सोचना होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा कोई ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इसमें से मान लीजिए ये ऑप्शन काट दीजिए, ये ऑप्शन काट दीजिए, भी काट लीजिए, आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो क्या ऐसी रणनीति है कि हम इन तीनों को काट सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देखिएगा प्रत्येक ऑप्शन के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उस शब्द के माध्यम से ही, उस की के माध्यम से ही कह सकते हैं, उस वर्ड की के माध्यम से ही उस पूरे सेंटेंस को काटा जा सकता है, उस पूरे सेंटेंस को नकारा जा सकता है। तो कुछ ऐसी रणनीतियां हम समझेंगे। इसके अंतर्गत 2 तरह के शब्द हम समझेंगे, नकारात्मक शब्द और सकारात्मक शब्द, यानी कि निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नकारात्मक शब्द समझ लेंगे। निगेटिव शब्द कौन कौन से होते हैं, जो कह सकते ऑप्शन में यदि आपको दिखाई दे देगा तो आप उस ऑप्शन को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से यदि आप मान लीजिए कि 2 ऑप्शन को काट दिए तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा। उन 2 ऑप्शन में से यदि और थोड़ा यदि आप मेहनत करते हैं और थोड़ा उस पर कह सकते हैं विस्तृत रूप से सोचते हैं तो वो भी ऑप्शन कट जाता है। अंततः आपके पास एक उत्तर ही बचता है और वही आपका उत्तर हो जाता है और OMR शीट में हम उसको भर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए नकारात्मक शब्द के अंतर्गत, जैसे कि पहला शब्द है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड क्या होता है? शारीरिक दंड का मतलब बालकों को दंडित करना। यदि मान लीजिएगा कोई बालक है, सही तरीके से अधिगम नहीं कर पा रहा है, कुछ गलतियां कर रहा है, गलतियां तो उसका स्वाभाविक है, बालक गलतियां करते हैं क्योंकि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार वह गलती करेंगे तभी ही सीखेंगे। लेकिन आप शिक्षक होने के नाते आप उसको दंडित दे रहे हैं, अर्थात आप उसको दंड दे रहे हैं। तो ये दंड देने का प्रावधान जो है वह बालकों के खिलाफ है, RTE के खिलाफ है, उल्लंघन करता है। इसीलिए आप बालकों को कभी भी शारीरिक दंड नहीं दे सकते। ऑप्शन में यदि शारीरिक दंड देना या फिर दंडित करना इस प्रकार का यदि लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो वह ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। उस ऑप्शन को आप आसानी से काट सकते हैं, शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला पॉइंट बनता है इसमें तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तुलनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है तुलना करना। देखिएगा तुलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के माध्यम से आप आसानी से इसको बाद में भी समझ सकते हैं, लेकिन व्याख्यान हम अभी कर देते हैं। ठीक है, तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि तुलना करना। आप कक्ष में बालकों को तुलना यदि कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का तुलना हो, चाहे वो लड़का लड़की से तुलना हो या फिर कह सकते उनकी योग्यताओं के आधार पर यदि तुलना कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, सामान्य सामान्य से नीचे, इस प्रकार के मन में अवधारणा बनाकर शिक्षक होने के नाते यदि आप उसका तुलना कर रहे हैं
या फिर परसेंटेज के आधार पर तुलना कर रहे हैं, तो ये करना गलत है। इस प्रकार का अधिगम सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक बालकों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना के आधार पर आप मूल्यांकन उसका नहीं कर सकते। ये आपका हो जाएगा तुलनात्मक मूल्यांकन। ये सारे निगेटिव है, इसको काटना है ऑप्शन में जहां पर भी आपको दिखाई देगा। तो बार बार यांत्रिक अभ्यास करना, देखिएगा कोई भी यदि मान लीजिए आप ही से हम बार बार एक कार्य करवा रहे हैं, बार बार आपको वही कार्य करने के लिए दे रहे हैं, अंततः आप उब जाते हैं, बाद में कहते हैं, अंततः आप कहेंगे अभी हमसे काम हम नहीं करेंगे। बहुत एक तरह से कह सकते हैं आपके अंदर एक बोरियत महसूस होने लगती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि बार बार यांत्रिक अभ्यास कराने के माध्यम से भी बालक के अंदर एक तरह से कह सकते हैं उबाऊ महसूस होगा, बालक उबने लगते हैं। कोई भी बार बार यांत्रिक अभ्यास, मान लो एक ही प्रश्न है, बार बार उसको रखवा रहे हैं, रीडिंग लगवा रहे हैं, बार बार रीडिंग करवा रहे हैं, राइटिंग लिखवा रहे हैं, लेखन कार्य करवा रहे हैं, तो बार बार लेखन ही कार्य करवा रहे हैं। इस प्रकार का जो भी कार्य बालक को करवाया जा रहा है, एक ही कार्य को दोहराई किया जा रहा है, एक ही कार्य को बार बार करने के लिए यदि हम करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बालक पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिगम सरल तरीके से नहीं होता है, रुचिकर नहीं होता है। आगे याद करने पर जोर, रटने पर जोर और कंठस्थ करने पर जोर, ठीक है, तीनों में देखेंगे। याद करने पर जोर, कोई भी अधिगम में यदि आप कह सकते हैं पढ़ा रहे हैं या फिर कह सकते हैं उसको गृह कार्य दिए हुए हैं, समझ विकसित करने के लिए आपको समझ पर आधारित क्रियाकलाप करना होता है। लेकिन यदि आप बालक को बोले परिभाषा याद कर लो किसी भी तरह से, प्रश्न का उत्तर किसी भी तरह से याद करना है, उस पर ज्यादा आप यदि जोर दे रहे हैं, रटने पर जोर दे रहे हैं, कंठस्थ करने पर जोर दे रहे हैं, तो ये नकारात्मक वर्ड है। ऑप्शन में दिखे उसको हटा देना है, उसको काट देना है। तो इस प्रकार का जो भी शब्द होगा, याद करने पर जोर डालना, रटने की प्रवृत्ति पर जोर डालना, कंठस्थ करने की प्रवृत्ति पर जोर डालना, ये नकारात्मकता के अंतर्गत आ जाता है, नकारात्मक वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है बोझ डालना। देखिएगा, बोझ डालना का अर्थ होता है कि बालक के ऊपर किसी भी कार्य के लिए बोझ डालना, चाहे वो अधिगम के लिए हो या फिर किसी कार्य करने के लिए हो। अधिगम से संबंधित यहाँ पर समझना है तो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए कोई कक्ष में बालक को हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार का यदि अध्ययन या अध्यापन करा, शिक्षक होने के नाते आप उसको बोझ डालें, होमवर्क का बोझ हो या फिर किसी भी तरह का कार्य करने का बोझ हो, तो इससे क्या होगा, बालक के अंदर एक तरह से नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। बालक एक तरह से डरा हुआ महसूस करेगा। तो ये कभी भी बोझ डालना ये स्वाभाविक तरीका नहीं है। ठीक है, तो बोझ डालने की प्रवृत्ति से दूर हटना चाहिए, नकारात्मक हो जाएगा। डांट फटकार, मारना पीटना, डांटना, फटकार लगाना, इस प्रकार से अवहेलना करना, ये सरासर कह सकते हैं नकारात्मक शब्द है। किसी भी तरह से आप बालकों को नकार नहीं सकते, डांट नहीं कर सकते, फटकार नहीं सकते। बालक यदि गलती करता है, बालक का अधिगम स्तर यदि निम्न है, धीरे धीरे सीख रहा है, फिर भी आपको उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि उसके ऊपर कह सकते डांटना है, फटकारना, इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से डांट लगाना, फटकारना, मारना, पीटना, ये सब क्या है, नकारात्मक अंतर्गत आता है, नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आएगा। हतोत्साहित करना, बालक को कभी भी आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। बालक को कभी भी कह सकते हैं कि हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। हतोत्साहित का पॉजिटिव क्या बनेगा, प्रोत्साहित करना। तो आप बालक को प्रोत्साहित कर सकते हैं ये कार्य करने के लिए, क्योंकि प्रोत्साहन होगा तो उसके अंदर अभिप्रेरणा जागृत होगी, वो अभिप्रेरित होगा। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करने से उसके अंदर एक निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो कभी भी बालकों को कोई भी कार्य करने के लिए कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है। आगे पॉइंट है दबाव डालना। किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी चीज को, गतिविधि को कार्य करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि किसी समस्याओं का समाधान करने के लिए दबाव डालना, दबाव डालकर जबरदस्ती बालकों को पढ़ाना, इस प्रकार का भी हम कार्य कर रहे हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कह सकते हैं बालक कभी नहीं सीख सकता है। बालक को केंद्र बिंदु मानकर बालक की रुचि के अनुसार हमें पढ़ाना है, बालक के कह सकते हैं उसके योग्यताओं के आधार पर हमें पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे है दबाव डालना। बालक पर अगर दबाव डालकर अधिगम कराते हैं तो वो नहीं कर सकता है, नहीं सीख सकता है, इसीलिए दबाव डालना एक नकारात्मक अंतर्गत आ जाएगा। आगे यहाँ पे उपेक्षा करना, एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। तो यहाँ पे उपेक्षा नकारात्मक हो जाएगा, अपेक्षा सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा जो है, उपेक्षा करना का मतलब तिरस्कार करना, बालकों को तिरस्कार करना। मान लीजिए बालक कोई
समस्याओं का समाधान करके आया है, लेकर आया है, या फिर कोई समस्याओं का समाधान मौखिक रूप से बोल रहा है, आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं कि बालक ऐसा नहीं कर सकता है। बालक मान लीजिए गलती किया है तो आपके मन में ये है कि बालक सुधार नहीं सकता है, सुधारेंगे, हम ही सुधारेंगे। गलती जब किया है तो गलतियों को सुधारने का हमें बालक को मौका देना चाहिए। बालक को यदि आप मौका दीजिएगा तो खुद से स्वयं गलतियां सुधार भी सकता है, उसमें इस प्रकार की क्षमताएं, उस प्रकार की योग्यताएं होती है। आपको ऐसा अपेक्षा रखना है बालकों से कि बालक गलती किया तो उसको सुधारने का मौका देंगे, लेकिन यहां पर है उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। अब लगे उसका तिरस्कार करने, लगे उसको हतोत्साहित करने, तो ये नकारात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए उपेक्षा करना क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। आगे पक्षपात करना। पक्षपात करना का अर्थ क्या होता है? पक्षपात किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। पक्षपात का मतलब होता है यहाँ पे किसी का पक्ष लेना, ठीक है। कक्षा कक्ष में यदि किसी भी पक्ष ले, लिंगीय पक्षपात करना, इस प्रकार से लड़का और लड़की में विभेदीकरण करना, तो ये पक्षपात होता है। आप किसी भी लिंग के माध्यम से कर सकते, जेंडर के माध्यम से पक्षपात नहीं कर सकते हैं। लड़का लड़की में विभेदीकरण करना, जिसे मान लीजिए पक्षपात का अर्थ ये हो जाता है कि किसी लड़के के तरफ आपका ध्यान आकर्षित ज्यादा, लड़कों की तरफ ज्यादा है, लड़कियों की तरफ कम है, या फिर ऐसे भी हो सकता है लड़कियों की तरफ ज्यादा है, लड़कों की तरफ कम है। जब कभी भी आप प्रश्न को पूछ रहे हैं तो सिर्फ लड़कों से ही पूछ रहे हैं, लड़कियों से नहीं पूछ रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है लड़कियों से पूछ रहे, लड़कों से नहीं पूछ रहे। तो इस प्रकार का जो माहौल जो होता है, पक्षपातपूर्ण माहौल, ये नकारात्मक होता है। तो कभी भी पक्षपात हम नहीं कर सकते, किसी भी कारणवश पक्षपात नहीं करना चाहिए, नकारात्मक। आगे कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन का तात्पर्य होता है कि कक्षा कक्ष में शिष्टाचार उत्पन्न करने के लिए या फिर अनुशासन बनाए रखने के लिए आप कठोर अनुशासन नहीं कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में आप ऐसा माहौल ही बना दीजिए कि बालक स्वयं अनुशासित रहे, लेकिन यहां पर है कठोर अनुशासन। क्या डांट फटकार करके, डर स्थापित करके अनुशासन में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए हम कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, नकारात्मक का। निष्क्रिय, बालक को निष्क्रिय, सुस्त बना देना। कक्षा कक्ष में कैसा करते हैं क्या? कक्षा कक्ष में हम करते हैं कि बालक हमेशा सक्रिय रहे, हर कार्य में हमेशा एक्टिव रहे, गतिविधि आधारित में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे, लेकिन यहाँ पर लिखा है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होगा नकारात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर आना। निष्क्रिय एक नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है केवल, मात्र और सिर्फ। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऑप्शन में मान लीजिएगा 4 ऑप्शन है, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल लगा है, इसमें मान लीजिए केवल नहीं लगा है, थोड़ा और डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी ये जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो वही यहाँ पे केवल, मात्र, सिर्फ, इस प्रकार का मान लीजिएगा। केवल और केवल विद्यालय में ही सीखते हैं क्या? सीखना सिर्फ अधिगम सिर्फ विद्यालय में ही होता है? नहीं होता, सब जगह हम सीखते हैं। तो केवल हो गया, सिर्फ हो गया, मात्र हो गया, ये सब नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आ जाता है, इसको काट दिया जाता है, ठीक है। आगे कठोर नियम। देखिएगा, कठोर नियम के माध्यम से कक्षा में या फिर विद्यालय में एक नियम बना दिया जाए, काफी कठोर नियम है, उस कठोर नियम का यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार के कठोर नियम बनाकर बालक को कह सकते हैं नियम के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता है, बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देने पर ही वो अधिगम कर सकता है। इसलिए कठोर नियम नकारात्मक हो जाएगा। स्वार्थी बनाना, बालक के अंदर स्वार्थ की भावना विकसित करना नहीं, परमार्थ की भावना विकसित करना है। बालक सबका परोपकार कर सके, सबका भलाई कर सके, ऐसा मन में ऐसा उसको अधिगम कराना होता है, न कि उसके अंदर स्वार्थी के गुण विकसित करना। स्वार्थी बनाना या फिर स्वार्थ की भावना जागृत करना, ये नकारात्मकता के अंतर्गत आता है। आगे नियंत्रण में रखना। शिक्षक होने के नाते मान लीजिएगा, आप सोचिएगा हम शिक्षक है, बाकी सब स्टूडेंट सामने बैठा है, बाकी सब छात्र हैं, तो मेरे कह सकते हैं कि अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आप उसको नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। नियंत्रण में रखिएगा तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो बालक को नियंत्रण में रखना, हर नियंत्रण में रखकर कार्य करवाना, ये नकारात्मकता की तरफ दर्शाता है। तो इसलिए नियंत्रण में रखना हम नहीं कर सकते हैं, नकारात्मक है। भेदभाव करना, वही चीज जो यहाँ पे बताएं, पक्षपात वाला। भेदभाव करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से होता है, प्रतिष्ठा के रूप में हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, या फिर लिंगीय भेद हो जा सकता है। किसी भी प्रकार का यदि भेदभाव किया जा रहा है तो वो सही नहीं हो रहा है। भेदभाव से हमें बचना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। डर पैदा करना, बालक के अंदर डर उत्पन्न करना,
कोई कोई शिक्षक ऐसे होते अपने अपने कह सकते अपने रुतबा को बढ़ाने के लिए बालक के अंदर डर बालक के अंदर भय उत्पन्न कर देते हैं कि बालक हमसे डरे, बालक हमसे भयभीत हो सके, ठीक है, बालक हमेशा हमको सम्मान करे। इस प्रकार के भी आप डर की भावना बालक के अंदर विकसित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कह सकते हैं मन में एक तरह से दुविधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए डर की भावना, डर पैदा करके अधिगम नहीं करा जा सकता, डर पैदा करके किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। तो डर पैदा करना एक नकारात्मक शब्द के अंतर्गत चल जाता है। आगे उत्तरों के लिए तैयार करना, मान लीजिए कोई बालक विद्यालय में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या उत्तर के लिए जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर के लिए जाता है क्या? नहीं, बहुत कुछ ज्ञानार्जन करने के लिए जाता है, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए जाता है। आप शिक्षक होने के नाते बालकों को सिर्फ ये तैयार नहीं करते कि तुम प्रश्न का उत्तर याद कर लो, तुरंत पाठ का जो भी लेसन जो है, पाठ जो भी पढ़ाना है आप उसको व्याख्यान नहीं करो, चलो डायरेक्ट हम प्रश्न का उत्तर आपको लिखवा देते हैं, आप याद कर लो। ऐसा कार्य होता है क्या? नहीं होता है। हम उसको व्याख्यान के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार के, छोटा बालक के लिए व्याख्यान नहीं होता है, व्याख्यान उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए होता है। आप छोटे छोटे बालकों को कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, जैसे उसमें भी व्याख्यान आता है, गतिविधि आधारित होता है, आगमन विधि होता है, निगमन विधि होता है, संश्लेषण विधि होता है, विश्लेषण विधि होता है। कई प्रकार के विधि को अपनाते हुए हम बालक को अध्यापन कराते हैं, बालक को हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उत्तरों के लिए तैयार करना सिर्फ हम नहीं करते, हर प्रकार के बालक के अंदर समझ विकसित होने के लिए करते हैं। उत्तरों के लिए तैयार करना गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, देखिएगा ये भी गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रह सकते। कक्षा कक्ष में मान लीजिए कक्षा कक्ष में सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर रहना गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक से हटकर आपको गतिविधियां करानी पड़ती है। पाठ्य पुस्तक में देखिए गतिविधि दिया रहता है, एक शिक्षक है सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक को पढ़ा रहे हैं, गतिविधि को छोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अध्यापन जो है, इस प्रकार का जो कह सकते हैं अधिगम जो है वह सही नहीं होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अलावा आपको गतिविधि आधारित क्रियाकलाप करना होगा। गतिविधि आधारित क्रियाकलाप करने से क्या होगा, बालक के अंदर सक्रियता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक केवल पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर रहना गलत होगा, नकारात्मक की तरफ जाता है। ट्यूशन कोचिंग के लिए कहना, देखिएगा मान लीजिए कक्षा कक्ष में जो छात्र हैं उस छात्र को ट्यूशन या कोचिंग के लिए कहना कि शाम के टाइम में या सुबह के टाइम पे तू कोचिंग आ जाना या फिर कह सकते ट्यूशन आ जाना। कमजोर छात्र उसको भी कह सकते, किसी भी छात्रों को यदि ऐसा कहा जा रहा है ऑप्शन के माध्यम से तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे कठोरता से पालन करना। कठोरता से पालन करना वही चीज है कि कोई भी कार्य करने के लिए, यही बताएं यहाँ पे कठोर वाला, तो कठोरता से पालन करना। कोई भी नियम है उस नियम को कठोर रूप से पालन करवाना, बालकों को कठोर रूप से दंड देना, कठोर रूप से कह सकता अनुशासन में रखने की प्रवृत्ति करना, ये सब नकारात्मकता की तरफ जाता है। आगे परीक्षा के लिए तैयार करना है। क्या ऐसा उद्देश्य होता है क्या कि बालक का जो भी परीक्षा होगा सिर्फ परीक्षा के लिए आप तैयारी कराते हैं? एक शिक्षक हैं आप, कोई भी विषय के शिक्षक, चाहे इंग्लिश के शिक्षक हो, हिंदी के शिक्षक हो, गणित के शिक्षक हो या फिर विज्ञान के शिक्षक हो, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हो, तो ऐसा उनका उद्देश्य होता है क्या कि परीक्षा में अच्छे अंकों से पास कर देगा तो मेरा नाम बहुत ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा उद्देश्य रखना भी नहीं चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, जो भी आप विषय पढ़ा रहे उस विषय की समझ विकसित हो सके, क्योंकि बालक के अंदर जब समझ विकसित होगी तो आसानी से परीक्षाओं को पास भी कर लेगा। ये उद्देश्य होना चाहिए, न कि आपके अंदर ये उद्देश्य होना सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करना। ये गलत हो जाएगा, ये नकारात्मक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नियमित रूप से परीक्षा लेना। नियमित रूप से प्रत्येक दिन उसको परीक्षा आप ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुरंत परीक्षा, तुरंत ऐसा नहीं। एक आप कह सकते हैं परीक्षा ले सकते हैं इस माध्यम से, मान लो 3 महीने पे ले सकते हैं, 6 महीने पे ले सकते हैं, ठीक है, होता भी है। लेकिन बार बार परीक्षा लेना, इससे क्या होगा, बालक के अंदर एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो बार बार परीक्षा नियमित रूप से नहीं होता है। अनदेखा करना, अनदेखा करने का तात्पर्य क्या होता है? अनदेखा करने का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा किसी भी कारणवश आप बालकों की अनदेखा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बालक पीछे बैठा हो, बहुत बदमाश है तो उसकी कह सकते हैं बदमाशी वाले हरकतों से कह सकते हैं उसको अशिष्ट हरकतों के ध्यान में रखते हुए आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आक्रामक बालक होते हैं वह पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, हो सके कि वो अच्छे हो सकते हैं, वो अलग है, उस संवेग के कारण उस प्रकार की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी बालक हो, चाहे उदंड हो या उदंड नहीं हो, सामान्य, सबके साथ आपको समान व्यवहार करना चाहिए और उसके नकारात्मक संवेगों को दबाने का प्रयास करना, सकारात्मक संवेगों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अनदेखा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे है ज्ञान सीमित करना। कक्षा कक्ष में ज्ञान सीमित करना। ये देखिएगा
बालकों का ज्ञान सीमित नहीं किया जा सकता है। बालक के अंदर कह सकते सीमित ज्ञान अर्जन नहीं किया जा सकता। बालक को व्यापक रूप से सोचने का एक परिवेश निर्माण करना चाहिए। बालक समुचित रूप से समग्र रूप से सीख सके, व्यापक रूप से सीख सके, ज्ञान का सही निर्माण कर सके। ज्ञान सीमित करना का तात्पर्य यह कि सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक के ही बारे में बताना, उदाहरण प्रस्तुत न करना। यदि आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बाहरी जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो उसका ज्ञान व्यापक होगा और भी सोचने समझने की शक्ति उसकी विकसित होगी। लेकिन यहाँ पे मान लीजिएगा ऑप्शन के माध्यम से दिया है कि ज्ञान सीमित करना, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे व्याख्यान करना, अभी बताएं व्याख्यान उच्च कक्षाओं के लिए होती है, छोटी छोटी कक्षाओं के लिए व्याख्यान पद्धति से आप नहीं करा सकते हैं। छोटे छोटे क्लास जो प्राथमिक स्तर के होते हैं, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, या फिर कह सकते गतिविधि आधारित क्रियाकलाप के माध्यम से कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। व्याख्यान करना छोटे कक्षाओं के लिए नहीं होती है। आगे बाहरी जीवन से जोड़े बिना पढ़ाना, देखिएगा जब कभी भी हम पढ़ाई पढ़ाते हैं, जब कभी भी हम अध्यापन कराते हैं, तो उसमें जो भी उदाहरण जो होता है, जो भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो भी हमें उदाहरण देना होता है, अपने परिवेश के माध्यम से, अपने परिवेश में जो भी उत्पन्न जो भी वहां पे उदाहरण है, उस उदाहरण को हम लेते हैं। तब यहाँ पे कहा जाएगा एक तरह से सकारात्मक अध्यापन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहरी जीवन से जुड़े बिना पढ़ाना, इस प्रकार के भी आप कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो बालक सही तरीके से नहीं सीख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नकारात्मक हो जाएगा। आगे समान अवसर न देना, देखिएगा आप कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को एक समान अवसर देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। एक समान रूप से अवसर देने के मन में एक प्रकार का आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान अवसर न देना, किसी कारणवश किसी को अवसर न देना। सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों को आप अवसर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो तेज विद्यार्थी उसी को आप अवसर दे रहे हैं। आगे का चार बच्चों से प्रश्न पूछ लिए और फिर उसी का मूल्यांकन लगा लिए, चलो ये सबको समझ में आ गया। तो इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का जो कह सकते हैं प्रवृत्ति, जो उससे बचना चाहिए। सभी बच्चों को, चाहे वो कह सकते हैं लड़का हो या फिर लड़की हो, सबको समान रूप से अवसर देना चाहिए, सबको सही तरीके से आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। चाहे वो गतिविधि ही करना क्यों ना हो, तो उस गतिविधि में सबको शामिल लेना चाहिए। सबको शामिल करते हुए सबको समान रूप से अवसर देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है समान अवसर न देना, ये गलत हो जाएगा। आगे छात्रों द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना, क्या ऐसा होता है क्या, जिस रूप में हम उसको पढ़ाए हुए हैं, जिस रूप में हम उसको प्रश्न का उत्तर लिखवाए हुए हैं, जिस रूप से उसको हम कह सकते हैं कि बताया गया है, सिर्फ उसी रूप में उसका जवाब दे। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर ऐसा बालक कर रहा है तो वो तो रटंत प्रणाली हो जाएंगे कि हम जितना बताएं उतना ही वो रट कर सुना दिया। तो इससे उसका ज्ञानार्जन जो होगा, इस प्रकार से अधिगम जो होगा वो सकारात्मक नहीं होगा, व्यापक रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए कि छात्रों को ज्ञान उसी रूप में दोहराना, ये गलत हो जाएगा। यदि बालक, मान लीजिए कोई आप टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को बालक अपने शब्दों में बोल रहा है, अपने कह सकते हैं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने माध्यम से बोल रहा है, ठीक है, अपने ज्ञान के माध्यम से बोल रहा है, तो वहां पे सकारात्मक होगा। ज्ञान को उसी रूप में दोहराना, ये नकारात्मक हो जाएगा। आगे है कि छात्रों के विचारों को अनदेखी करना। देखिएगा, छात्रों के विचारों को अनदेखी करना, जब कभी भी बालक अपना विचार प्रस्तुत करता है प्रश्न के माध्यम से या फिर वाद विवाद के माध्यम से या भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, अपने विचारों को यदि रख रहा है तो उसके विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र रूप से एक परिवेश दीजिए। बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख सके और रखने के उपरांत आप उस पर कुछ कह सकते हैं, एक तरह से उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, पुनर्बलित कर सकते हैं। मान लीजिएगा उसमें कुछ सकारात्मक शब्द हो तो उसको शाबाशी दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, उसके अंदर एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि छात्रों के विचारों को अनदेखी करना है। आप अनदेखी यदि कर रहे हैं तो एक तरह से उसके अंदर निराशा उत्पन्न हो जाएगी, आगे बढ़ने से वो रुक जाएगा, उसकी प्रगति जो है उसमें रुकावट उत्पन्न हो सकती है इस प्रकार के व्यवहार करने से। तो इसीलिए छात्रों के विचारों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना। अत्यधिक लिखित गृह कार्य के माध्यम से बालक एक तरह से दबाव महसूस करेंगे, लिखित कार्य ज्यादा दे रहे हैं, गतिविधियां कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बालक के अंदर जो एक तरह से रुचि जो होगी वो रुचि दब जाएगी, क्योंकि बालक जब तक रुचि नहीं लेगा तब तक उसका अधिगम नहीं हो सकता, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। बालक को अभिप्रेरित करने के लिए आप कई प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं, तो उनमें आपका गतिविधि होता है। तो ज्यादा अत्यधिक यदि लिखित कार्य हम दे रहे हैं,
ठीक है, बहुत ज्यादा बोझ दे दे रहे हैं कि इतना तुमको बना कर लाना है, कलदम लाना ही तो लाना है। इस प्रकार का क्रियाकलाप जो है नकारात्मकता की तरफ दर्शाता है। आगे वर्गीकरण करना, वही ठीक, वर्गीकरण किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे वह कह सकते प्राप्तांक के आधार पर हो, चाहे आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे कह सकते हैं कि बालक का कह सकते हैं कि विषय वस्तु में किस प्रकार का उसका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि वर्गीकरण कक्षा कक्ष में किया जाए कि प्रतिभाशाली को एक जगह कर दिया जाए, सामान्य को एक जगह कर दिया, सामान्य से नीचे उसको अलग कर दिया जाए, जो कह सकते हैं कि गरीब के घर के बच्चे हैं उसको अलग कर दिए, या फिर अमीर के घर के जो बालक जो आते हैं उसको अलग कर दीजिए, पिछड़े बालक जो है उसको अलग कर दीजिए। इस प्रकार का यदि अलग अलग कर रहे हैं तो एक तरह से ये जो कक्षा जो एकदम कह सकते स्थिति उसकी नकारात्मकता दर्शाएगी। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को एक ही छत के नीचे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के बालक क्यों ना हो, ठीक है, सभी बालकों को एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा ग्रहण करवाना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे आप वर्गीकरण के माध्यम से किसी भी छात्र को अगर शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका गलत कार्य है। इस प्रकार का नकारात्मक शब्द बनते हैं। आगे निर्देश या फिर आदेश देना, आप किसी भी बालक को निर्देश या आदेश देकर इस प्रकार का कह सकते ऑर्डर देना, इस प्रकार का कह सकते हैं कि निर्देश देना आप नहीं दे सकते हैं। उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन करने से ही बालक का सही रूप से एक तरह से सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा। निर्देशन या फिर कह सकते हैं यहाँ पे आदेश देना नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जितने सारे शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं नकारात्मक शब्द हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं। यदि ऑप्शन में ये सब दिखाई दे रहा है तो वह गलत होता है, वह उत्तर नहीं होता है। उसमें से 4 ऑप्शन में से 3 जो होगा वह गलत होगा, 1 सही होगा। कब? जब इसमें से पूछेगा निम्न में से कौन सही है था। लेकिन एक प्रश्न ऐसे भी आता है, पूछेगा जैसे कि मान लीजिएगा एक बार ऐसे रहेगा कि निम्न में से कौन नहीं है। देखिएगा अब आगे जो प्रश्न बनेगा इस सही से, मान लीजिए कि लिखा रहेगा नहीं, कौन नहीं है, पूरा अपना क्वेश्चन दिया रहेगा। प्रीवियस ईयर को देखिएगा, अब बनाइएगा, देखिए कितना सुविधा आपको मिलेगा बनाने में। मान लीजिएगा लिखा है कौन नहीं है। नहीं है का मतलब क्या होता है? नहीं है का मतलब यही होता है कि 3 उसमें सही होगा और 1 गलत होगा। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो कि सकारात्मक शब्द होते हैं। सकारात्मक शब्द देखेंगे यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन नहीं है, यानी कि नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं वाले। यानी कि इसमें देखिएगा पूछेगा निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, यानी कि उसमें क्या होता है कि 3 ऑप्शन सही रहता है, 1 ऑप्शन गलत रहता है। तो गलत को चुनना है। इससे पहले हम लोग निगेटिव वर्ड्स देखे थे, अब हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स देख रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है। A, B, C, D 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब पूछेगा इसमें से कौन सही नहीं है, यानी कि इसमें से आपका 3 सही होगा, 3 जो होगा सकारात्मक होगा, 3 जो होगा उसके संदर्भ में कहेगा, 1 उसके विपरीत होगा, उसके अगेंस्ट होगा, उसके विरुद्ध होगा। तो वही पूछा जाता है कौन इसमें नहीं है। तो नहीं वाले के लिए क्या करना होगा? ठीक वही प्रोसेस अपनाएंगे कि जो शब्द जो आपका की पॉजिटिव है जिस में रहेगा वो नहीं होगा, जिसमें नकारात्मकता की बात कही जाएगी अंततः वही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिएगा इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। इसमें भी कोई पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए इसमें भी एक पॉजिटिव वर्ड ये भी नहीं होगा, अंततः ये जो होगा ये बी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम पॉजिटिव वर्ड्स के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉजिटिव वर्ड है अभिप्रेरित या फिर प्रेरित करना। अभिप्रेरित करना, छात्रों को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए या फिर अधिगम करने के लिए, खेलने के लिए, कई प्रकार से हर क्षेत्र में बालकों को अभिरुचि, बालकों के अंदर के आत्म अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया हो जाती है पॉजिटिव वर्ड्स के अंतर्गत। आगे अवसर प्रदान करना, देखिएगा सभी बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को एक समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो खेल से संबंधित हो, गतिविधि पर आधारित हो, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, हर प्रकार के सभी क्षेत्र में बालकों को अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। आगे देखेंगे प्रोत्साहित करना, वही बात है, प्रोत्साहित करते रहना हर कार्य के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, गतिविधि करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए हमेशा बालकों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इससे पहले निगेटिव में इसका क्या होता था? हतोत्साहित करना, यहाँ पे इसका हो जाएगा प्रोत्साहित करना। कर के सीखना, छोटे छोटे प्राथमिक स्तर के जो बालक जो होते हैं हमेशा क्रियाकलाप के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात कर के सीखने पे ज्यादा बल देते हैं। तो कर के सीखना,
क्रियाशील बनाना, बालकों को हमेशा एक्टिव बनाइए, बालकों को हमेशा क्रियाशील बनाते रहना चाहिए। आगे परियोजना क्रियाकलाप, परियोजना क्रियाकलाप को प्रोजेक्ट विधि भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बालकों को पढ़ाना या फिर परियोजनात्मक क्रियाकलाप करवाना, कोई योजना दे देना, कोई परियोजना देना बालक को, जिससे क्या होगा, उसका अधिगम काफी सकारात्मक होगा। तो परियोजना क्रियाकलाप भी एक सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव वर्ड्स है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया, टीएलएम जो होता है उसके अंतर्गत दृश्य श्रव्य सामग्री यानी वैसे सामग्री जिसको बालक देख भी सकता है और सुन भी सकता है, इस प्रकार के सामग्री का प्रयोग करने से अधिगम अध्यापन जो होता है, अध्ययन अध्यापन जो होता है काफी सरल हो जाता है, काफी रुचिकर हो जाता है। तो बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे हस्तपरक अनुभव, बालकों का हस्तपरक अनुभव, देखिएगा बालक अपने हाथ से निर्मित जो भी क्रियाकलाप करेंगे, जो भी हाथ से निर्मित वस्तु को बनवाएंगे, वो हस्तपरक क्रियाकलाप हमेशा करवाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक को पढ़ने में, बालक को अधिगम करने में काफी रुचि उत्पन्न होती है। आगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अभी की जो प्रक्रिया जो होती है सीसीई पैटर्न पर आधारित है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें सतत का अर्थ होता है लगातार और व्यापक का अर्थ होता है क्या, शैक्षिक एवं शैक्षिक मूल्यांकन। देखिएगा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। साथ ही साथ मूल्यांकन के अंतर्गत देखिएगा सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु का मूल्यांकन नहीं होता है। बालक का कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या का भी मूल्यांकन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि विषय, मान लो इतिहास, भूगोल या फिर कह सकते हैं विज्ञान है, संस्कृत है, इन सब का तो मूल्यांकन करते ही करते हैं। इनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में और क्या क्या मतलब कह सकते हैं योगदान है और क्या क्या इसकी योगदान है या फिर योग्यता है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो कह सकते हैं व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक एवं शैक्षिक, खेल में कैसा प्रदर्शन है उसका भी मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से हो गया। आगे प्रिंट समृद्ध माहौल तैयार करना, जब भाषा सिखाया जाता है बालकों को, भाषाई परिवेश दिया जाता है, एक प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। प्रिंट समृद्ध माहौल के मतलब कक्षा में देखिएगा एक प्रिंट होता है, जैसे छोटे छोटे बालकों को यदि मान लीजिएगा जानवरों के शब्द से, जानवरों के सब बारे में बताना है, जानवरों के शब्द सिखाना इंग्लिश में या हिंदी में, तो एक बड़ा सा चार्ट होता है, ठीक है, बड़ा चार्ट पेपर होता है। उस चार्ट पेपर के माध्यम से बालकों को सिखाते हैं। उस पे क्या होता है कि जानवर का फिगर रहता है, फोटो रहता है, चित्र रहता है और उसके नीचे शब्द लिखा हो रहता है, उसका नाम लिखा रहता है। इस प्रकार चारों तरफ से प्रिंट समृद्ध माहौल कक्षा कक्ष में होता है। कहीं कहीं कक्षा के ऊपर में लिखा रहता है, कुछ वाक्य लिखा रहता है। इस प्रकार उस वाक्य को बालक देखते हैं, बालक देखने के उपरांत उस चीज को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो वही प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। गतिविधि कराना, विभिन्न प्रकार के गतिविधियां आधारित कराकर हम बालकों को सिखा सकते हैं। कई प्रकार की गतिविधियां, छोटी गतिविधियां हो या बड़ी गतिविधियां हो, कक्षा के अनुसार बालकों की योग्यता के अनुसार करवाया जा सकता है। इस प्रकार की गतिविधि करवाना ये पॉजिटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे दैनिक जीवन से जोड़ना। इससे पहले पढ़े थे दैनिक जीवन से जोड़े बिना पढ़ाना, निगेटिव था। यहाँ पर है दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ने का तात्पर्य है कि जब कभी भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय वस्तु पढ़ाया जाता है, उस विषय वस्तु में जो भी उदाहरण प्रस्तुत करें, उसके परिवेश से, बालक के परिवेश से या फिर कह सकते हैं कि वातावरण से जो भी जुड़ा हो, उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए यदि उसका अध्यापन कराया जाए, उसको पढ़ाया जाए, अधिगम कराया जाए, तो ज्ञान का निर्माण काफी सक्रिय हो सकता है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना। शिक्षक महोदय के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य यह होता है कि संसार के सभी बालक एक दूसरे से सभी प्रकार की योग्यताओं में, क्षमताओं में, रचनाओं में, रुचियों में, हर प्रकार के क्षेत्र में उनकी योग्यताएं अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। तो सभी बालक की रुचि, पढ़ने की क्षमता, रुचि, योग्यताएं सभी प्रकार के अलग अलग होती है। याद करने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। कोई बालक जल्दी सीख लेता है तो कोई कह सकते हैं कि जल्दी नहीं सीख पाता है, उसको ज्यादा समय लगता है। इस प्रकार की जो विभिन्नता जो होती है शिक्षक महोदय को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाता है। आगे छात्रों की सक्रिय सहभागिता। छात्रों की सक्रिय सहभागिता एक पॉजिटिव है। कोई भी क्रियाकलाप करते तो बालक सक्रिय रूप से उसमें सहभागी हो सके। ठीक है, प्रत्येक बालक अपने आप को एक तरह से सक्रियता उसमें स्थापित कर सके, यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आगे छात्रों के विचारों, छात्रों के अनुभवों को महत्व देना। जब कभी भी बालक अपना विचार प्रस्तुत करता है, जब कभी भी बालक अपना अनुभव अभिव्यक्त करता है, तो उसके अनुभव, उसके विचारों को महत्व देना चाहिए शिक्षक महोदय के द्वारा। यह पॉजिटिव हो जाएगा। आगे निर्माण या फिर सृजन करना। बालक के अंदर देखिएगा, बालक के अंदर सृजन करने के गुण होते हैं, जन्मजात भी होते हैं, अर्जित भी होते हैं, जिसको सृजनात्मकता कहा जाता है। इस प्रकार
कि बालक के अंदर गुण होते हैं, बालक के सृजनशील गुणों को हमें निकालना होता है, बालक के अंदर जो भी सृजनात्मक क्षमता जो है उस क्षमता को हमें उजागर करना चाहिए। वो उससे क्या होगा, उसमें निर्माण करने की योग्यता विकसित हो सकती है। आगे छात्रों से प्रश्न पूछना तथा छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना, यह भी एक अभिप्रेरित होता है, यह भी आपका पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाए। छात्रों से आप प्रश्न पूछते रहिएगा तो उससे क्या होगा, बालक के अंदर कह सकते हैं कि एक तरह से अभिप्रेरित भी रहेंगे। हमेशा प्रश्न पूछना का तात्पर्य है कि जब कभी भी आप पढ़ा रहे हैं उसका कह सकते हैं मूल्यांकन या फिर उसका आकलन किया जा सकता है एक दो प्रश्न पूछने के माध्यम से। इससे क्या होगा, बालक ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, तत्पश्चात वो प्रश्न भी पूछेंगे। छात्रों के द्वारा कक्ष में यदि अत्यधिक प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह एक सकारात्मक पहलू है। छात्र द्वारा प्रश्न पूछना अर्थात कहने का अर्थ है कि बालक प्रेरित है, अभिप्रेरित है, तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना है। छात्रों के अनुभव को महत्व देना, वही चीज यहाँ पे जो हम बताएं। आगे है वातावरण एवं आनुवांशिकता। देखिएगा, वातावरण एवं आनुवांशिकता का अर्थ ये हो जाता है कि व्यक्ति या फिर बालक का जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, जो बालक का पर्सनालिटी जो होता है, बालक का जो कह सकते विकास जो होता है, बालक का जो कह सकते व्यक्तित्व निर्माण जो होता है, वातावरण एवं आनुवांशिकता के अंतः क्रिया पर होता है। दोनों अंतः संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी व्यक्ति या किसी बालक के ऊपर सिर्फ वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता का नहीं पड़ता, दोनों का सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है। अब ये नहीं कि 50-50 पड़ता है, ये नहीं होता है, लेकिन दोनों अंतः संबंधित होते हैं, दोनों का प्रभाव बालक या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, वातावरण एवं आनुवांशिकता दोनों अंतः क्रियाएं करते रहते हैं। आगे सृजनात्मकता से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे तो सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होते रहता है, यानी कि जो भी बालक सृजनशील बालक होते हैं, सृजनशील बालक के अंदर एक प्रकार का गुण होता है, किस प्रकार का चिंतन, तो सृजनशील बालक हमेशा अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब खुलकर सोचना, कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान वो खुलकर सोचते हैं। उनकी अभिवृत्ति जो होती है, अभिवृत्ति मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया, देखने का नजरिया, ये खुलकर देखते हैं, खुलकर सोचते हैं, समस्याओं का समाधान कई प्रकार से करने की इनमें क्षमताएं होती है, तो वो आपका कहा जाता है अपसारी चिंतन। अर्थात इस प्रकार सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएगा अपसारी चिंतन, जिसको इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। आगे वाइगोत्स्की से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा गया है और उसमें से हमको एक की चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक लगा रहेगा। सामाजिक हो गया या फिर सांस्कृतिक हो गया या फिर समाज शब्द आ गया, ये वाइगोत्स्की से संबंधित, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, वो हो जाएगा। कोहलबर्ग से यदि संबंधित है तो कोहलबर्ग नैतिकता के संबंध में यह सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। आगे है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न ऐसे बनते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा से संबंधित क्या है, ऑप्शन से दिया रहेगा। समावेशी शिक्षा में होता है क्या है कि प्रत्येक बालक की कोई भी पृष्ठभूमि हो, सभी बालकों को, बालक के विभिन्न प्रकार होते हैं, कई प्रकार के बालक होते हैं, चाहे वह विशिष्ट हो, यानी कह सकते हैं जो अक्षम बालक होते हैं सामान्य बालकों के साथ दोनों बालकों को, ठीक है, सामान्य बालक और असामान्य बालक या फिर सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक ही विद्यालय के अंतर्गत एक ही छत के नीचे सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कही जाती है। तो समावेशी शिक्षा में सबको समान रूप से पढ़ने लिखने का अवसर दिया जाता है। बहुभाषा क्या है, बहुभाषा एक संसाधन के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। कक्ष में बहुभाषा मतलब 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञाता। जो भी छात्र आते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, सबकी भाषा संरचनाएं अलग अलग होती है। बड़े क्षेत्र में अगर जाइएगा तो इस प्रकार से बनता है, तो वहां पे कक्षा के रूप में पूछा जा सकता है बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में देखनी चाहिए। समता एवं समानता का अधिकार, वही है सबकी समता एवं सबकी समानता का अधिकार। सभी बालक या सभी छात्र या फिर कभी लड़का है या फिर लड़की है, सबको समान रूप से अवसर देना, सबको पढ़ने लिखने का सुउचित अवसर देते रहना, ये हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको बताए थे कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि बालक की योग्यताओं को, बालक की रुचियों को, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा उपलब्ध कराना ही बाल केंद्रित शिक्षा कही जाती है। एक पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार किस पर बल देता है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो एनसीएफ रचनावाद पर बल देता है, अर्थात कह सकते हैं कि रचनात्मकता पर बल देता है, याद रखिएगा। आगे शिक्षक छात्र वार्तालाप, ये भी एक सकारात्मक शब्द है। शिक्षक और छात्र के बीच हमेशा एक वार्तालाप होनी चाहिए, हमेशा बातचीत होते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे का अनुभव शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का अनुभव बांट सकते हैं। इससे क्या होगा, एक सकारात्मक माहौल बनेगा। ठीक है, ये चीज आपका हो जाता है। सहयोग से सीखना, जिसको सहयोगात्मक अधिगम भी कहा जाता है। बालक देखिएगा
चाहे अपने मित्रों से सहयोग ले या फिर अपने से वयस्कों का सहयोग ले। तो इस प्रकार का वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया था कि सहयोगात्मक अधिगम से बालक अधिगम कर सकते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत कहा जाता है कि सहयोगात्मक अधिगम जब शिक्षक छात्रों को सहयोग करके सिखाते हैं तो वहां पे सहयोगात्मक अधिगम कहा जाता है। इससे क्या होता है कि बालक सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। अपने छात्र अपने हम उम्र के छात्रों के साथ, अपने हम उम्र मित्रों के साथ भी सहयोग लेकर सीख सकते हैं। आगे अन्वेषण या फिर खोज परख कराना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है कि खोज अन्वेषण करना, ठीक है। और खोज परख मतलब बालक को हमेशा अन्वेषण करने के लिए प्रेरित, खासकर विज्ञान के विषयों में अगर देखा जाए तो बालकों में इस प्रकार की रुचि जागृत की जाती है। बालकों में इस प्रकार के तरफ अभिप्रेरित किया जाता है कि बालक खोज परख गतिविधियां कर सके, अन्वेषणात्मक वृद्धि उसमें हो सके। आगे है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होती है? भाषा अर्जन जन्मजात होती है। सभी बालकों में जन्म से ही भाषा को अर्जन करने की क्षमता होती है। तो भाषा अर्जन मातृभाषा को अर्जित करते हैं, ठीक है। द्वितीय भाषा को हम अधिगम करते हैं, ठीक है। भाषाई परिवेश का निर्माण करना। देखिएगा भाषा सीखने के लिए सबसे पहले एक परिवेश निर्माण करना हो। कोई भी आप भाषा सीखिए, जब हम भाषा अधिगम करते हैं, भाषा को सीखते हैं, देखिए भाषा सीखना एक अधिगम हो जाएगा, लेकिन अर्जन हम परिवेश में करते हैं। द्वितीय भाषा को हम कह सकते हैं कि अधिगम करते हैं। जब तक एक माहौल नहीं बनेगा, जब तक एक परिवेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक भाषाई परिवेश नहीं हो सकता है, हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। इसलिए भाषाई परिवेश का निर्माण करना काफी सकारात्मक है। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानकर ही, देखिएगा छात्रों का पूर्व ज्ञान जानकर ही अधिगम कराया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक को जब कभी भी बालक को पढ़ाना है, एक शिक्षक महोदय के नाते यदि आप बालक को पढ़ा रहे हैं तो बालक का सबसे पहले पूर्व ज्ञान समझ लीजिए। बालक के अंदर कितना ज्ञान है, क्या इस विषय वस्तु के बारे में जानता है। कोई भी टॉपिक हो, जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में हम जानकारी हो सके। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानना समझना अति आवश्यक हो जाता है पढ़ाने के क्रम में। तो वही चीज है यहाँ पे, छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्रों को सक्रिय रूप से तैयार करना। कोई भी कार्य करने के लिए बालकों को हमेशा सक्रिय रूप से तैयार करना। कोई भी गतिविधियां हो, कई प्रकार के हो सकते हैं, हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर भाषण प्रतियोगिता के क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं कि नृत्य के प्रयोग में या फिर संगीत के क्षेत्र में, हर प्रकार के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी होते हैं उन सब में बालक को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि संवेग और संज्ञान क्या है। संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से सन्निहित, यानी कि कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अस्थायी मदद या फिर सहयोग जब होता है, यानी कि किसी बालक को अधिगम अध्यापन के दौरान या फिर सिखाने के दौरान यदि उसको अस्थायी रूप से सहयोग दिया जा रहा है, ठीक है, और वह जब कार्य कर देता है तो हम सहयोग हटा देते हैं, तो वही होता है अस्थायी सहयोग या अस्थायी मदद करना। तो ये क्या कहा जाता है? इसको पाड़ या फिर ढांचा निर्माण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। पाड़ या ढांचा निर्माण जो बताया गया था वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा, वीडियोस में समझाए भी थे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग था। यहाँ पर जितने सारे जो शब्द जो दिखाया गया है ये पॉजिटिव वर्ड्स थे। इस प्रकार से क्या होता है कि प्रश्नों को हल करने में हमें सुविधा मिलेगी। जब कभी भी हम प्रश्न हल करेंगे तो इसको ध्यान में रखकर प्रश्न को हल किया जाए तो काफी हमें एक तरह से कह सकते हैं अभिप्रेरित अंदर से महसूस कर सकते हैं। उस परीक्षा में कह सकते हैं कि समस्याओं को हल करना काफी सरल हो जाता है। अब आप जब कभी भी समस्याओं को हल कीजिएगा, प्रश्न पत्रों को हल करें, तो इस प्रकार का ध्यान हमें रखना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते हम सोचिए, ठीक है, जब कभी भी प्रश्नों को हल कीजिए तो आप अपने आप को एक शिक्षक की भांति सोचिए, न कि अन्य छात्रों की तरह या अन्य व्यक्तियों की तरह, क्योंकि सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसमें जब तक आप शिक्षक की भांति नहीं सोचिएगा तब तक आपसे सही स्कोर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करने के लिए एक शिक्षक के भांति सोचिए। शिक्षक का नजरिया कैसे होता है, शिक्षक का एक तरह से सोच कैसे होता है, इस प्रकार की सोच यदि अपने आप में अंदर विकसित कर लिया जाए तो समस्याओं को हल करना काफी सरल हो जाता है, क्योंकि शिक्षक को अन्य लोगों से हटकर सोचना होता है यहाँ पे। तो इसलिए अपने आप को एक शिक्षक की तरह सोचिए और उस प्रकार से समस्याओं को हल कीजिए। तो इस वीडियोस के अंतर्गत हम लोग नकारात्मक और सकारात्मक नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स को समझे, जो कि काफी कह सकते हैं आप लोगों को लिए सुविधा होगी। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बनाइए, ये सब आपको उस ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन में मिलेगा, आसानी से उसको आप हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और तथ्यों को समझेंगे, बाल मनोविज्ञान से भी हो सकता है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।